Hello everyone, good evening. In this lecture of the AWS Cloud, you will learn and a service of AWS Cloud. This one is a RDS. You will learn here about database, what is the database and basic difference of the SQL and NoSQL. Also, some tools of the relational database and advantage of the RDS you will learn here. So let's begin with the topic. The database is a very important technology, very important thing, technology of the IT industry, and it is used in almost all industry. सभी टाइप के इंडस्ट्री में डेटाबेस का यूज होता है. सो वी कैन ऑल्सो से डेटाबेस इज अ बैकबोन ऑफ द IT इंडस्ट्री. लाइक जैसे हम लोग इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे या एप्लीकेशन प्रोग्राम इसके देखते हैं तो लाइक फोन पे, गूगल पे, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सभी कुछ डेटाबेस बेस्ड डेटाबेस बेस्ड हैं सभी हैं और सभी में डेटाबेस यूज होता है. हम लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, बुक माई शो मूवी के लिए टिकट बुक किया तो डेटाबेस यूज होना है. IRCTC से रेलवे रिजर्वेशन किया तो डेटाबेस यूज होना है. एयरलाइंस रिजर्वेशन किया डेटाबेस यूज होना है. इनफैक्ट हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरी प्लेस पे डेटाबेस का यूज होना है. तो ये नहीं बोल रहा मैं कि RDS सर्विस ही उधर यूज होती है, उधर यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस, ये यूज होता है. तो माई स्किल पे एक सर्विस है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस जो इन सबको ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक साथ आपको. एंड दिस सर्विस इज फ्यू सर्विस आर फ्री एंड फ्यू सर्विस आर चार्जेबल. तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा. फर्स्ट कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद प्रैक्टिकल. फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द RDS. लाइक RDS is a relational database service. Relational database service है and it is a it means most of the companies uses the relational databases in for the development purpose. If the company wants make a client server architecture, client server based application, then they have to use database. डेटाबेस में यहाँ पर दो टाइप में डेटाबेस यूज कर सकते हैं, या तो SQL होगा या तो NoSQL होगा. SQL एंड NoSQL टू टाइप्स में डेटाबेस मोस्टली यूज किए जाते हैं और टू ही टाइप में होते हैं. बिफोर फ्यू ईयर सिर्फ एक ही टाइप का डेटाबेस होता था, वो भी होता था SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज रिलेशंस बिटवीन स्टोर्ड आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशंस. तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको आप फिल कीजिएगा. लाइक अ डेटाबेस. सो हमारे पास यहाँ पर पर्सन है, 2% से दो कैटेगरी में आपको डेटाबेस में बताऊंगा. इधर पे ये हमारे पास 2% है. तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कैसे समझें और डेटाबेस को हम यूज कैसे करें और कब करें. ये मेरे पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, ये 2% है. इस पर्सन से मैंने इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कुछ जानना चाहा तो इसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताई. लाइक इसने अपना नेम बताया कि इसका नेम है नेम, इसने अपना अमित. और सैलरी इसने बताया 5000, एज 20, सिटी भोपाल. इस टाइप में कुछ इसने अपना डेटा मुझसे शेयर किया. एंड फोन नंबर 1 2 3 4 5 इस पर्सन ने मुझसे शेयर किया, टॉप वाले पर्सन ने, इस पर्सन ने. एंड डिपार्टमेंट इसने एड या डेटाबेस. ओके. सो सैलरी डेटाबेस की अच्छी होती है तो मैं इधर सैलरी लिख दूँ, अप्रोक्स 1 लाख रुपए मंथली मिनिमम. तो इसने मुझसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया इस पर्सन ने. और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट किधर से आता है देखिएगा कि डेटाबेस की जो डेफिनेशन कहते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा टाइप. दिस इज द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड, नॉट कलेक्शन ऑफ डेटा.
ये थोड़ा सा एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है कि इंटर रिलेटेड डेटा और या कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा बोलता हूँ तो वो क्या है, और कलेक्शन ऑफ डेटा बोलता हूँ तो क्या है, क्या ये दोनों डिफरेंस है? यस, ऑब्वियसली दोनों ही थिंग्स डिफरेंट है। इंटर रिलेटेड डेटा मतलब उससे रिलेट करनी चाहिए डेटा इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन तो एक पर्सन की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन है मेरे पास, सेकंड पर्सन की भी ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक नेम एंड इसका है अजय, सैलरी, इसका सैलरी एज 25, सिटी जयपुर एंड फोन नंबर, ये फोन नंबर है एंड डिपार्टमेंट। कॉन्सेप्ट समझिएगा डेटाबेस का थोड़ा सा, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ये सपोज कि एडमिन डिपार्टमेंट में ये पर्सन वर्क कर रहा है, ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे करके बहुत सारी पर्सन की इन्फॉर्मेशन है। और इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और नॉट रिलेटेड कैसे होती है ये देखिएगा कि रिलेशनशिप होना चाहिए इनमें, ठीक है। तो दिस वन इज दीज बोथ आर द ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट की हमें इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, कि इसको तो मैं कॉपी में भी लिख सकता हूँ, इसको मेमोराइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर 100 कैंडिडेट है तो 100 कैंडिडेट का डेटा कैसे मेमोराइज करूंगा इन्फॉर्मेशन। दीज ऑल आर द इन्फॉर्मेशन, ये इधर जो शो हो रही है ये उसकी क्या है, किसकी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द अमित, इन्फॉर्मेशन ऑफ द अजय। इस टाइप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन एक डेटा कहलाएगा। तो डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये इसको ऑल इन्फॉर्मेशन जब एक साथ मिलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन जब एक साथ मिलेंगे तो उसको कलेक्शन ऑफ डेटा बोलेंगे। ये डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब ये भी डेटा, इसका भी इंफॉर्मेशन, इनका इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मिला के क्या कहलाएंगे, डेटा कहलाएंगे। इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ द अमित, ऑफ द अमित, ये पर्टिकुलर पर्सन, इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। और ये इंफॉर्मेशन ऑफ द अजय, अजय के बारे में जानकारी और अमित के बारे में जानकारी। ओके, करेक्ट है। इस टाइप में बहुत, सपोज एज्यूम कर लीजिए कि इस टाइप में बहुत सारे मेरे पास ऐसे पर्सन है, सभी की इन्फॉर्मेशन होगी। अब जब इस इंफॉर्मेशन को हम मिलाते हैं, यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डेटा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो इसको क्या डेटाबेस बोल सकते हैं, इसको भी प्रूव करना जरूरी है कि इट इज डेटाबेस और नॉट। तो जो हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सर्विस कौन सी पढ़ा रहा हूँ, रिलेशनल डेटाबेस। तो यदि मैं बोलता हूँ कि ये डेटाबेस है तो चलो एक लेवल तक करेक्ट है कि डेटाबेस है, बट अगर इस कॉन्सेप्ट को मुझे प्रूव करना है कि रिलेशनल डेटाबेस, तो क्या ये करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस। तो ये इस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रूव करना है कि इज दिस रिलेशनल डेटाबेस और नॉट। तो द इंफॉर्मेशन और डेटा शुड बी इंटररिलेटेड टू ईच अदर, interrelated to each other and follow the same structure, also follow the same structure. Also we can add, delete, modify the records. So अगर ये सभी प्रॉपर्टी होती हैं तो दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। इनफैक्ट और एड ऑन हो जाते हैं, लाइक सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी परमिशंस, बहुत कुछ एड ऑन हो जाता है, तो वो रिलेशन डेटाबेस कहलाने लगता है। तो रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट इसकी जो मेजर डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन इज इसकी जो पॉपुलर डेफिनेशन है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ द इंटररिलेटेड डेटा, दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ द इंटररिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर, और अगर इस टाइप का डेटा है तो हम उसको मेंटेन करने के लिए
किसका यूज कर सकते हैं, डेटाबेस टूल्स अवेलेबल है, डेटाबेस टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, डेटाबेस टूल्स जिस पे हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि अगर ऐसा डेटा है तो कब तक मैं इसको नोटपैड पे नोट करता रहूँगा। तो क्यों ना इसको टेबुलर फॉर्मेट में ऐसा लिख दें कि इसमें हमने सपोज इधर पे हमने ऐसा इसको क्रिएट कर दिया, ये मेरा सपोज एक टेबल का स्ट्रक्चर बन गया। कॉन्सेप्ट पे आइएगा इसके बस आप, इधर पे हमने कहा कि ये नेम है, नेम के बाद उसकी सैलरी, एज, सिटी, फोन नंबर एंड डिपार्टमेंट। ये हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब इसको स्ट्रक्चर्ड इसको क्यों बोलते हैं, एसक्यूएल क्यों बोलेंगे या स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलेंगे इसका, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस रहता है कि एवरी टॉपिक्स एवरी पॉइंट को फोकस करना और क्लियर करना कि स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर्ड बोलने का एसक्यूएल क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड और नोएसक्यूएल। बहुत बेहतर से एग्जांपल बताऊंगा, आई थिंक आप हमेशा याद रखेंगे। और भी डिफरेंट सोर्स आपको मिल सकते हैं। इधर पे मैंने नेम लिख दिया कि फर्स्ट कॉलम मेरा जो स्टोर करेगा दैट विल स्टोर द नेम, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। इसी तरह मेरे सभी कॉलम, इस कॉलम पे मेरी इंफॉर्मेशन आएगी, सैलरी, इधर पे एज, इधर पे सिटी, नेक्स्ट थिंग इज अ फोन नंबर एंड दिस वन, दिस शुड बी अ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में पर्सन वर्क करता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, ये स्ट्रक्चर बन गया। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया कि एक फिक्स स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है और मुझे पता है कि यहाँ पर 6 कॉलम पे वैल्यू आनी है, 6 कॉलम पे वैल्यू आनी है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके बाद एक इनकी डेटाबेस की लैंग्वेज होती है जिनके थ्रू यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो इस टेबल का नाम भी हमें देना जरूरी है। तो टेबल, सपोज दिस वन इज अ टेबल, टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय, एम्प्लॉय दिया टेबल का नाम हमने। अगर इसको स्टूडेंट कर दें तो इज इट करेक्ट और नॉट, अगर मैं इसको लिख दूं स्टूडेंट, तो ये लॉजिकल होगा थोड़ा सा स्टूडेंट, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू द स्टूडेंट। व्हाई दिस इज नॉट रिलेटेड टू द स्टूडेंट, बिकॉज वी अज्यूम्स स्टूडेंट्स डज नॉट अर्न द सैलरी, बट स्टूडेंट अर्न करते हैं, ऐसा कोई भी कमेंट मत करना कि नहीं अर्न करते, करते हैं अर्न, बट एक कॉमन सी डेफिनेशन है। यदि मैं सपोज करूं कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्लास आना चाहिए, डिपार्टमेंट की जगह उसकी क्लास आनी चाहिए, कौन सी क्लास में वो पढ़ता है, किस डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर सैलरी इज नॉट रिलेटेड टू दिस, सैलरी इज नॉट इंटर रिलेटेड टू द स्टूडेंट। दैट्स वाई वी शुड गिव द मीनिंगफुल नेम। एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में सैलरी एप्लीकेबल है, बट स्टूडेंट के केस में सैलरी इज नॉट एप्लीकेबल, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर सैलरी, इसके बाद हमने इधर पे नाम लिख दिया इनका, कैसे, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख दिया। आई वांट टू राइट दिस वन अमित एंड इस टाइप में। आप इस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जब फॉलो करते हैं तो इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर है टेबल का, ये फिक्स होता है, टेबल का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। एसक्यूएल डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे एंड इसका डिपार्टमेंट है डेटाबेस, डिपार्टमेंट में ये पर्सन वर्क करता है। सेकंड जो पर्सन है, सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन इधर पे आ जाएगी, लाइक अजय 25 जयपुर 12548 एंड ये एडमिन डिपार्टमेंट में पर्सन वर्क करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय का डेटा मेंटेन किया जाता है तो कुछ इस टाइप में किया जाता है। और भी खैर मल्टीपल टेबल हो जाती हैं जिसमें हम रिलेशनशिप बनाते हैं, रेफरेंसेस यूज करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करके रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो एक डेटाबेस स्कीमा क्रिएट होता है, बहुत बड़ा स्कीमा क्रिएट होता है, और डेटाबेस डेवलपर्स यूजुअली क्रिएट्स द डेटाबेस स्कीमा, बट यहाँ पर एक टेबल की बात कर रहे हैं।
तो ये कंप्लीट क्या हो गया कि मेरी एक टेबल हो गई और टेबल के ये क्या कहलाएंगे, उसके कॉलम्स कहलाएंगे, जिसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये टेबल को ही हम क्या बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं, एक और टेबल का नाम होता है, इसको बोलते हैं रिलेशन। टेबल का नाम रिलेशन डेटाबेस है मेरा। तो डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो टेबल को, इनफैक्ट टेबल को ही रिलेशन बोला जाता है, और बहुत सारी टेबल्स हम क्रिएट करके इनफैक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और इसको क्रिएट करने के लिए कुछ डेटाबेस की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, लाइक डेटाबेस लैंग्वेजेस में जो है DML, सॉरी DDL सबसे फर्स्ट आती है, उसके बाद आती है DML, DQL एंड DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। ये सभी के और इनके सबके अपने अपने वर्क हैं, लाइक DML लैंग्वेज जो होती है इंसर्ट अपडेट डिलीट, DQL में सेलेक्ट आते हैं, एंड TCL में ग्रांट रिवोक, ऐसे कुछ होते हैं। तो कई सारी इनकी कमांड्स होती हैं, जैसे DDL में क्रिएट होती है, अल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML में इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज। DQL में सेलेक्ट, इनफैक्ट कहीं कहीं पर आपको आर्टिकल मिलेगा DML पे ही सेलेक्ट लिखते हैं। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यहाँ पर करते हैं ग्रांट एंड रिवोक, और TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। इनके साथ ये डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं। तो ये डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं। तो दिस वन इज अ रिलेशन। अगर मैं इसी सेम एग्जांपल को फिर से मैं लिखूं कि NoSQL, ये मेरा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के पार्ट है, ये क्या है SQL, ये SQL पे आते हैं ये सब कुछ। अब एक और डेटाबेस मेंटेन करने का, सपोज हमें एक और मेंटेन करना है डेटाबेस लाइक दिस वन, कि इसको मैंने इन पर्सन को दोनों कॉपी किया इधर से, और यदि मेरे पास डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा, इधर तो स्ट्रक्चर है ना कि कॉलम तो सभी के मैच हो रहे हैं, प्रॉपर्टी दोनों की मैच हो रही है, एम्प्लॉय का डेटा, बट मेरे पास ये 2 पर्सन है फिर से, लाइक दिस, बोथ आर पर्सन, एंड ही इज अजय, इसका नेम है अजय, एंड सैलरी है इसकी, एज 20, एंड दिल्ली। ये हो गया। और रोल डेवलपर, ये हो गया। इधर पे हो गया इसका नेम विजय, क्लास सपोज 10th क्लास में है, 10th, एज 14, सिटी इसका है मुंबई, एंड सिटी मुंबई, एंड फादर्स नेम ABC, like this one, and या इस टाइप में इंफॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन की, ये भी तो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5, और इसकी 1 2 3 4 5, और भी कुछ इंफॉर्मेशन इसका हम लोग स्टोर कर लेते हैं। क्लास में है लाइक जेंडर मेल, ऐसे इन्फॉर्मेशन, इस टाइप में इन्फॉर्मेशन। अब इसको हम लोग की, ये भी तो इन्फॉर्मेशन, हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, सपोज एक सिटी का सर्वे चल रहा था और वहाँ पर कलेक्शन स्टोर हो रहा था, ये कलेक्ट डेटा कर लिया। तो अब इसको एक स्टोर करने का एक तो ये तरीका है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस। तो इस केस में जब डेटा क्या है, नॉट रिलेटेड रहे, जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहे, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब है कि दोनों का जो है एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी डिफरेंट रहे। ऑब्वियसली है कि ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों ही डिफरेंट शो कर रहे हैं। इसको अगर मैं
रीड करूं और इसको समझना चाहूं तो ये क्या शो कर रहा है, ये किस टाइप की सर्विस, किस टाइप का डेटा है, कि ये किसी, मुझे लग रहा है ये किसी एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय डेटा है, ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है सपोज। और ये किसकी इंफॉर्मेशन, लाइक ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। तो दोनों ही डेटा का आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर मैच नहीं करता तो क्या इस डेटा को स्टोर नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि इसको स्टोर कर लो। किस में स्टोर कर लो? आपके पास जो नया टूल है NoSQL, तो NoSQL में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। NoSQL के भी कुछ टूल होते हैं, जैसे इनके टूल होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के टूल्स हैं, जैसे लाइका, माई एसक्यूएल, ओरेकल, मारिया डीबी, पोस्टग्रेस, MS SQL, इस टाइप में इसके टूल्स हैं। किसके टूल्स हैं? जो मेरा ये डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस। ऐसे करके कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, यू कैन सर्च इन गूगल एंड यू विल गेट द ऑल सॉफ्टवेयर। सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर इसमें ओरेकल है एंड ऑल सॉफ्टवेयर। इसी तरह NoSQL पे कैसे टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक मंगो डीबी, वायर बेस भी है एक, एंड डायनमो डीबी। ये इनफैक्ट किसका टूल है? AWS का खुद का टूल है ये। आई थिंक AWS यूज करते हैं, डायनमो डीबी यूज करते हैं। आई थिंक AWS का हो या टूल ना हो, बट सर्विसेज अवेलेबल है डायनमो डीबी। तो ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, NoSQL टूल्स, जो कैसे डेटा स्टोर करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। लाइक यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर लीजिए एक ऑब्जेक्ट PER पर्सन, और पर्सन के अंदर आप स्टोर कर दीजिए, डेटा स्टोर कर दीजिए। लाइक पर्सन के अंदर आपने एरे क्रिएट किया और एरे में आपने डेटा स्टोर कर दिया। फर्स्ट पर्सन का डेटा इधर पे आ जाएगा, और इसके बाद कॉमा लगाया आपने, और इधर पे सेकंड पर्सन का डेटा स्टोर कर दीजिए। ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये हर टाइप, किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर लेगा? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, देन यू मस्ट यूज द NoSQL, MongoDB, Firebase, DynamoDB, this type of tool. This stores the unstructured data, means ऑब्जेक्ट फॉर्मेट और JSON फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, कि कहते हैं कि आपका डेटा कोई सा भी हो, सभी डेटा की इंपॉर्टेंस है और मुझे स्टोर करना चाहिए इसको। तो आप इसको ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इधर पे रख दीजिए, लाइक दिस वन। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो इधर से आपने इधर से पिक किया, और कहाँ पर रख दिया आपने? डायरेक्ट इसको इधर पे। ये आपका हो गया नो स्ट्रक्चर डेटा। हर डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में कोई ना कोई टूल्स और टेक्नोलॉजी है जहाँ पर डेटा यू कैन स्टोर। इनफैक्ट आपको इधर कॉमा यूज कर देना चाहिए अगर इसको सेपरेट करना है, कॉमा। एंड anyone have any doubt regarding the SQL structured query and NoSQL database? सो चलिए डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस सब डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं मेन फोकस अपनी टेक्नोलॉजी इस पे, RDS सर्विस। सो RDS प्रोवाइड्स द रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस प्रोवाइड्स, अभी हमने किसको कंपेयर किया? SQL और NoSQL को। अबाउट डेटाबेस, डेटाबेस इज अ collection of the interrelated data, and for that data we uses the some database tools like MySQL, Oracle, MariaDB, Postgres, anyone, to store that data in particular structure। अगर आप इस स्ट्रक्चर में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड। तो हम लोग ये वाला सर्विस पढ़ रहे हैं, रिलेशनल RDS सर्विस, जो इन पे ये डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनफैक्ट। तो नेक्स्ट थिंग, सो टूल्स आपने सीख लिया, रिलेशनल डेटाबेस टूल्स कौन से हैं? RDS मोस्ट इंपॉर्टेंट, RDS सर्विस, एडवांटेज ऑफ द RDS सर्विस, AD एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटा। माय मिस्टेक, इधर कुछ टाइप हो गया। एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस,
एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस और सर्विसेज। यस, ये लिख देता हूँ, एडवांटेज ऑफ आरडीएस सर्विसेज। ये इधर का कॉपी हो गया था। ओके, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो इसकी जो बेसिक का एडवांटेज है, ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर क्या है कि बैकअप की फैसिलिटी मिलती है आरडीएस में। आरडीएस प्रोवाइड्स द ऑटोमेटेड बैकअप, स्नैपशॉट्स, रिस्टोर बैकअप, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, रेड रिप्लिका। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑल कॉन्सेप्ट फिर से देखिएगा और इसके फिर प्रैक्टिकल करेंगे। ऑटोमेटिक बैकअप, सपोज हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, लाइक दिस वन, आई हैव क्रिएटेड दिस डेटा। सपोज मैंने ये डेटा क्रिएट किया हुआ अपनी मशीन पे और कोई डिजास्टर्स ऐसा आया मशीन पे, मशीन फेलियर हो गई, सिस्टम फेलियर हो गया, तो ये डेटा तो करप्ट हो गया ना, और मैंने क्लाइंट का डेटा स्टोर किया था, तो क्लाइंट तो हमें बोलेगा कि भैया मेरा डेटा किधर गया, वेयर इज माई डेटा। क्लाइंट ऑलवेज कंसर्न विद द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। डेटा हाईली सिक्योर होना चाहिए, उसका डेटा कहीं पर लीक नहीं होना चाहिए, एक ये भी कंसर्न है। डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ये भी है। तो मेरा डेटाबेस का क्या है कि एक रूटीन बना दीजिए बैकअप का, डेटाबेस बैकअप, कि मैंने एक रूटीन बना दिया कि ये टेबल में जितने भी एंट्री होती रहेंगे, सपोज अभी 2 एंट्री हैं, थोड़ी देर बाद इसमें 2 एम्प्लॉय और हायर हो गए तो 2 एंट्री, कल और एम्प्लॉय हायर हो जाएंगे तो उनकी एंट्री हो जाएगी। तो सर नई नई एंट्री होंगी, पर डे कोई ना कोई एंट्री होंगी, ठीक है। तो एवरी डे स्नैपशॉट्स चेंज होते हैं। तो जब मेरा यहाँ पर चेंज होता है तो क्यों ना इसका बैकअप पॉलिसी बना दें, एक बैकअप पॉलिसी मैंने एक बैकअप लिख दिया कि यार मैं इसको सपोज कि क्रिएट करता हूँ और एवरी टाइम मैं सपोज कि मैंने शेड्यूल कर दिया कि शेड्यूल बैकअप, लाइक शेड्यूल मैंने फिक्स कर दिया कि मैं नाइट 11 PM पे डेली इसका बैकअप लूँगा। तो अगर मेरा डेटा करप्ट भी हो गया तो मैं अर्लियर जो मेरा बैकअप होगा उससे फिर से रिस्टोर कर लूँगा। लाइक अ बैकअप, यदि आपने एक फ़ोन यूज किया और उस फ़ोन को आप चेंज करना है तो आपने जो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, फ़ोटो वगैरह, तो उसका क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं, और बैकअप लेने के बाद जब दूसरा फ़ोन आप परचेस करते हैं तो उसमें उसको रिस्टोर करते हैं। एनीवन कैन अनम्यूट एंड टॉक टू मी। मोबाइल परचेस करते हैं और आपने सपोज कि उस मोबाइल का कॉन्टेक्ट नंबर आप बैकअप पे लेते हैं और इमेजेस भी, फोटोग्राफ्स भी आप बैकअप पे लेते हैं और दूसरे मोबाइल पे उसको रिस्टोर कर रहे होते हैं। बैकअप आपने सेम डिफरेंट डिवाइस पे या तो जीमेल के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ईमेल के साथ हमने, या तो हम लोग किसी अदर डिवाइस पे, दूसरे जो डिवाइसेस हैं लाइक कंप्यूटर, उस पर हमने बैकअप स्टोर कर लिया। तो वो मैनुअली हम लोग सब करते हैं, उसको मैनुअली बैकअप, जब मैनुअली बैकअप क्रिएट किए जाते हैं उसको यहाँ पर स्नैपशॉट बोला जाता है। इफ यू वांट टू क्रिएट द डेटाबेस बैकअप मैनुअली देन दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में हम मैनुअल बैकअप क्रिएट करते हैं, जब मेरी मर्जी हुई तब मैंने बैकअप क्रिएट कर दिया। ऑटोमेटेड बैकअप लाइक मैंने एक शेड्यूल फिक्स कर दिया कि सपोज मैं भूल जाता हूँ, डेली तो याद रहेगा नहीं, 365 डेज होते हैं, मुझे डेली एक ही प्रोसेस करनी पड़ती है, तो क्यों ना एक ऑटोमेशन यहाँ पर लगा दें कि एवरी 11 PM पे जो मेरा डेटाबेस रहेगा उसका बैकअप ऑटोमेटेड क्रिएट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर जहाँ पर मैं पाथ दूंगा, लोकेशन दूंगा, वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो बट मुझे यहाँ पर मैनुअल करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटेड बैकअप करने के लिए इसमें इनफैक्ट आरडीएस में सर्विस है, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑटोमेटेड बैकअप लेता रहेगा और जब चाहे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक ऑटोमेटेड बैकअप बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, यदि हमने ऑप्शन एनेबल करके रखा है ऑटोमेटिक बैकअप। तो ऑटोमेटिक बैकअप क्या करता है, फुल डेली बैकअप लेता है, फुल डेली बैकअप, ठीक है, और इसको आप इन फ्यूचर रिस्टोर कर सकते हैं ये बैकअप। यदि आरडीएस सर्विस नहीं थी तो क्या बैकअप नहीं लिए जाते थे? बैकअप ऑब्वियसली लिए जाते थे। फर्स्ट बैकअप जो होता था बिफोर आरडीएस मैनुअल, कि हमने सपोज डेटाबेस हमने क्रिएट किया और डेटाबेस का मैनुअल बैकअप। दूसरा ऑटोमेटिक बैकअप भी लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक। तो फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक में बैकअप में हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डेवलपमेंट में, एजी क्रॉन टैब बना लेते हैं, क्रॉन टैब और क्रॉन टैब से हम बैकअप लेते हैं कि इसमें ऑटोमेशन हमने कर दिया। क्रॉन टैब एक जॉब होती है, लाइनक्स में चलती है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं। इनफैक्ट क्रॉन टैब हमने बना लिया और क्रॉन टैब बनाने के बाद हमने
उसको प्रोसेस में डाल दिया कि एवरी 11 o'clock जैसे मेरे सिस्टम पे होंगे तो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेना और उसको स्टोर कर देना उधर पे। अब सपोज कि बैकअप बैकअप क्रिएट होते होते बहुत बड़ा मेरा डिस्क का साइज भी फुल हो जाएगा, तो कुछ ऐसी प्रोसेस लगा दो कि जहां पर ये बैकअप कितने दिन सेव रहना है। बैकअप रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन मतलब आपने सपोज आज बैकअप लिया तो आज एक फाइल बन गई, सपोज आपकी बैकअप फाइल बन गई बैकअप 1.sql। सपोज कल फिर से 11 o'clock बैकअप 2.sql, ऐसे करके आपका ये बैकअप। तो आखिर कब तक बैकअप? यदि हम ऐसा अभी हम लोग ऐसा करते थे, अभी क्रॉन टेप से बनाते थे डेवलपमेंट में, तो बिकॉज आई डेवलप द सॉफ्टवेयर इन अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मैं दोनों ही डेवलपमेंट करता हूँ, फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो डेटाबेस जब हम लोग बैकअप क्रिएट करते हैं तो क्रॉन टेप से क्रिएट करते हैं, और क्रॉन टेप से ऐसे करके बहुत सारी फाइल्स हो जाती थी। तो अब क्या करते थे कि इसको डिलीट करने का भी एक चैलेंजेस था, तो डिलीट करने के लिए भी हम फिर सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, कि सेल स्क्रिप्ट हमने इसके लिए लिखा कि अगर ये बैकअप है तो मैं लेटेस्ट बैकअप को प्रीफर करूंगा, जो लेटेस्ट 1 और 2 डेज के बैकअप है, और रिमेनिंग बैकअप को ऑटोमेटिक में क्या करना चाहूंगा, इधर से क्लीन करना चाहूंगा, जिससे अननेसेसरी मेरी डिस्क की स्पेस है अननेसेसरी ऑक्यूपाई ना हो, तो डिलीट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं बैकअप रिटेंशन पॉलिसी। की रिटेंशन पॉलिसी आप कैसे क्रिएट, तो यहाँ पर तो हम कमांड लिख के और सेल स्क्रिप्टिंग लिख के इधर पे हम लोग इसको यूज करते थे, बट जो डेटाबेस है इधर पे यहाँ पर रिटेंशन पॉलिसी जो चलती है वो 7 डेज से 35 डेज चलती है। किस पे? AWS पे। मतलब आपका डेटा 7 डेज से 35 डेज तक रिटेन रहेगा आपके उसमें, 35 डेज बाद ऑटोमेटिक। तो जितने भी, ऐसा नहीं कि रिटेंशन पॉलिसी बहुत सारी होती हैं, हर हर जितने भी हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, सबकी अपनी अपनी रिटेंशन पॉलिसी होती है कि आपका डेटा कितने दिन बाद स्टोर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लाइक ऑफ फेसबुक की अगर रिटेंशन पॉलिसी देखेंगे तो फेसबुक की आई थिंक 3 महीने हैं, 3 मंथ रिटेंशन पॉलिसी है डेटाबेस की। व्हाट्सएप की है 7 डेज है, ये कुछ होगी, चेक करते हैं। डेटा पॉलिसी ऑफ फेसबुक, तो यहाँ पर ये बता देगा कि ये कितने दिन तक डेटा सेव करके रखते हैं, और उस पर्टिकुलर डे के बाद ये डेटा को डिलीट ऑटोमेटिक इनके यहाँ से डेटा। तो क्या 1 बाई 1 करके डेटा डिलीट करते होंगे? ये कभी 1 बाई 1 करके डेटा डिलीट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑटोमेशन लगा के रखा है, वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसकी इंफॉर्मेशन, डेटा रिटेंशन पॉलिसी, लाइक डेटा रिटेंशन पॉलिसी ऑफ फेसबुक डेटा। तो you will get the message your account will be kept until you can delete it। एंड आपको यहाँ पर कहीं एक और ऑप्शन इनफैक्ट मिलेगा जहाँ पर ये 3 मंथ कहीं आपको शो करेंगे, जो मैंने स्टडी किया हुआ था पहले कि 3 मंथ ये डेटा स्टोर करते हैं, 3 मंथ तक इनका डेटा स्टोर होता है, एंड आफ्टर 3 मंथ दे डिलीटेड द डेटा। एंड इसी तरह व्हाट्सएप की रिटेंशन पॉलिसी है, व्हाट्सएप डेटा रिटेंशन पॉलिसी। तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वी डू नॉट रिटेन डेटा फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक है, एवरी गवर्नमेंट्स के अपने अपने लॉ हैं, तो गवर्नमेंट्स के रूल्स फॉलो करती हैं कंपनीज। एंड ये क्या करती है, व्हाट डज नॉट स्टोर्स मैसेज वंस दे आर डिलीवर्ड एंड ट्रांजेक्शन। ओके, ये भी रूल चेंज हुआ है इनका, आई थिंक। तो इट्स बिकॉज गवर्नमेंट्स ने अभी अपने इंडिया पे ही गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे रूल्स अप्लाई किए हैं कि फॉरवर्डिंग मैसेज फॉरवर्डिंग का 5 डेज कर दिया, से बहुत सारे रूल्स चेंज किए। तो इनफैक्ट ये रिटेंशन पॉलिसी भी इन्होंने कि एक बार डेटा आपका सेंड हो गया तो ये दे डोंट वरी अबाउट द रिटेन द डेटा, डेटा डिलीट कर दो। इसी तरह सभी कंपनी की, ये देखिए व्हाट्सएप का है कि पहले ये शायद ये हुआ करता रहा होगा, अब चेंज हो गया होगा, योर डेटा फॉर 90 डेज आफ्टर यू डिलीट। आपने डिलीट कर दिया फिर भी इनके पास 90 डेज सेव है, पहले और 20 इतना रहा होगा, तो हमेशा चेंज होती रहती है पॉलिसी। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग जो डेटाबेस पढ़ते हैं इनफैक्ट, तो डेटाबेस में पढ़ते हैं तो इसका रिटेंशन की आपने सेव कर दिया तो उसको रिटेन कितने दिनों तक करना है, 35, तो मैक्सिमम 35 डेज तक यू कैन रिटेन द डेटा। 35 डेज बाद ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बैकअप 1 बैकअप 2 एंड दिस।
ओके, तो बट इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज हमें जो रिसेंट बैकअप हो उससे ज़रूरत होती है कि मेरा डेटा ये सपोज पूरा करप्ट हो गया और मेरे पास ये बैकअप है, तो इससे मैं फिर क्या कर दूंगा, रिस्टोर, फिर से मेरा ओरिजिनल डेटा वापस आ जाएगा। रिस्टोर, जब भी आप मोबाइल फॉरवर्ड करते हैं तो बैकअप एंड रिस्टोर करते हैं। आई थिंक एवरी पर्सन ने कभी ना कभी अपने लाइफ में किया होगा। डेटा फॉर्मेट करते हैं तो मोबाइल बैकअप एंड रिस्टोर, आप में से किसी ने किया है क्या ऐसे? प्लीज अनम्यूट। सर तो क्या क्या प्रोसेस होती है बैकअप और रिस्टोर करने का, क्या एडवांटेज होता है बताइए? डेटा एज इट इज हमको रिटर्न मिल जाता है सर। आपको डेटा फिर से वापस मिल जाता है आफ्टर फॉर्मेट, तो बैकअप एंड रिस्टोर, तो ये यही डेटाबेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में डेटा होते हैं। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करते हैं तो लार्ज अमाउंट में, क्योंकि डेली वहाँ पर लाखों और करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, 1 लाख और मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये बैकअप पॉलिसी का यह है मतलब। तो ऑटोमेटेड बैकअप यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट होता है। ऑटोमेटेड बैकअप डेली एक शेड्यूल टाइम रहता है, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं और उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा। स्नैपशॉट की आपकी नीड है कि आज मुझे बैकअप लेना है मैनुअली बैकअप, तो आपने वहाँ पर मैनुअल बैकअप लेने के लिए स्नैपशॉट का यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, कोई इशू यहाँ पर? यहाँ पर फिर है उसके बाद रिस्टोर बैकअप। यदि आपका सिस्टम किसी रीजन से फेलियर हुआ, किसी भी रीजन से आपका ये डेटाबेस करप्ट हो गया, लाइक दिस वन, कि सपोज अननेसेसरी या हैकिंग किसी ने हैक कर लिया, या तो ये डेटा लॉस हो गया ये डेटा, तो आप इसको कैसे रिस्टोर करेंगे? तो आपने ये बैकअप बनाया हुआ है, इस बैकअप को जैसे ही आप इधर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको फिर से रिस्टोर कर देगा। इसको बैकअप बोलते हैं। इज इट ओके? यस। तो ये रिस्टोर पॉलिसी होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज अ मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन लाइक, जैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट लाइक दैट वाज अ फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी, उसी टाइप में थोड़ा सा ये वर्क करता है, फेल ओवर रूटिंग पॉलिसी टाइप में ही वर्क करता है, लाइक दिस वन, सपोज डेटाबेस बैकअप। ओके, तो इसका एक आर्किटेक्चर के थ्रू इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ डेटाबेस को, लाइक सेव इमेज, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये मेरा डेटाबेस है, सपोज दिस वन इज डेटाबेस, ये कंप्लीट मेरा डेटाबेस है, और एक और इसके रिप्लिका क्रिएट कर लेता हूँ इधर पे। इट इज ये टूल, और सपोज मैंने इधर पे, ये मेरा डेटाबेस है और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इधर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लाइक जो मेरी वेबसाइट्स हैं इससे कनेक्टेड है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इधर पे, और इधर पे एंड यूजर्स हैं, लाइक यूजर्स वांट टू एक्सेस, लाइक यूजर्स के यूजर हो गए, एंड दे वांट टू एक्सेस द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं, और वेबसाइट के थ्रू, और ये सभी रिक्वेस्ट इधर पे आ रही होती है, ये रिक्वेस्ट इधर इधर, ये डेटाबेस है मेरा। तो ये किस अवेलेबिलिटी जोन पे है, लाइक का एपी साउथ 1A, आई थिंक ऐसे ही कुछ जोन है, मुझे एग्जैक्टली क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। साउथ 1B ऐसे अवेलेबिलिटी जोन है, इनको कौन सा बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। ए जेट फर्स्ट और ए जेट अवेलेबिलिटी जोन, और रीजन पे डिफरेंस आई थिंक आपको पता होगा। रीजन्स मींस डेटा, जो AWS में रिसेंटली 25 रीजन्स हैं, एंड अवेलेबिलिटी जोन बहुत सारे हैं। मुंबई में जैसे 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो जो मेरा डेटाबेस स्टोर होगा वो अवेलेबिलिटी जोन 1 और 2 पे रिप्लिका, कि जो सेम डेटा है उसकी एज इट इज रिप्लिका इधर बनती रहेगी। उसका एक क्लोन डेटाबेस, इसको या तो आप बैकअप डेटाबेस बोल सकते हैं कि उसकी एक बैकअप डेटाबेस। सपोज कोइंसिडेंट या बाय मिस्टेक ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन, सपोज कि ये अवेलेबिलिटी जोन ये किसी रीजन से डाउन है, या तो मेरा डेटाबेस इधर से करप्ट है, ये सर्विस रिस्पॉन्स नहीं कर रही,
तो अगर मेरी वेबसाइट से यहाँ से यूजर रिक्वेस्ट जा रही है सपोज flipkart.com पे, तो इस केस में कैसे ये RDS सर्विस हेल्प करती है अवेलेबिलिटी जोन फेलियर के कंडीशन में, कि डेटाबेस जो सर्विसेज है वो प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। तो जो आपकी रिक्वेस्ट इधर पे आ रही थी वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट अब इधर से क्या हो जाएगी, रूटेड हो जाएगी, और इधर से रूटेड होके किस पे आने लगेगी, वो इस पे आने लगेगी, इधर पे। तो इन द फेलियर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन और वन डेटाबेस, the traffic redirected into the request redirected into the backup और next availability zone। तो इस वजह से जो अभी सर्विसेज हैं वो स्मूथली वर्क करती हैं, कोई भी यहाँ पर फेलियर चांसेस नहीं होते कि एक डेटाबेस फेल हुआ तो वो सेकंड वाले डेटाबेस पे मूव हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन बेस्ड होते हैं, रीजन बेस्ड नहीं होते। एक रीजन पे आपके मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, तो इसको बोलते हैं मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। दूसरा एडवांटेज, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। तो और इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है, सपोज ये मेरा रीजन। अब क्या करते हैं कि जो टेक्निकल टीम रहती है उसको इसको अंडर मेंटेनेंस, ये वाला जो जोन है या तो इस वाले डेटाबेस को वो किस में अंडर मेंटेनेंस इसको इंस्टेंट कर दिया। अंडर मेंटेनेंस है अगर ये सपोज अंडर मेंटेनेंस अगर है, तो ऑब्वियसली है कि अगर कोई भी सर्विस अंडर मेंटेनेंस है, अगर उसमें कोई भी रिपेयरिंग स्टार्ट है ऑलरेडी, या प्लान्ड मेंटेनेंस है कि इसको सैटरडे को सपोज की सैटरडे एवरी सैटरडे इसको मेंटेन करना है, एवरी सैटरडे। जैसे बाइक होती हैं, कार होती हैं, तो उसको सर्विस करते हैं कि हम 3 मंथ 1 ईयर बाद सर्विस करवाते हैं। तो वो प्लान रहता है, जिस दिन हम उसको सर्विस करवाते हैं तो उसको हम यूज नहीं कर पाते उस टाइम के लिए जब तक वो सर्विस सेंटर पे, तो इसको डाउन कर दिया जाता है या इसको। तो मेरा जो ट्रैफिक है वो रिडायरेक्ट किस में होता है, ये ट्रैफिक रिडायरेक्ट जो होने लगता है वो किस पे, नेक्स्ट वाला जो बैकअप डेटाबेस है, जो मेरा सेकंड डेटाबेस क्रिएटेड है, इस पे ट्रैफिक रिडायरेक्ट होने लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट डेटाबेस है वो अंडर मेंटेनेंस है। ओके, तो ये हो गया मेरा ये। नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारा क्या हो गया, ये सिंक्रोनाइज रहते हैं दूसरे से, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ये हो गया मेरा मल्टी एजेट मल्टी एजेट। नेक्स्ट वन इज थर्ड एडवांटेज इज व्हाट इज द थर्ड, रेट रिप्लिका। रेट रिप्लिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है रेट रिप्लिका, और आपके थ्रू ये कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा इसको। तो डेटाबेस है, सपोज ये डेटाबेस है, आप अनम्यूट करके कंफर्म करना कि जो मैं बोलूंगा इज इज करेक्ट और नॉट। ओके, ये मेरा डेटाबेस है, सपोज कि आपने एक बैंकिंग सर्विस लेकर रखी है, बैंकिंग सर्विस, या आपने दूसरा एग्जांपल IRCTC का भी ले सकते हैं, जब आपकी टिकट बुक करते हैं और टिकट वेटिंग रहती है उस कंडीशन पे। या थर्ड कंडीशन आप ले सकते हैं ई कॉमर्स का, जब आप कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं, बाय करते हैं, तो उसको आप बार बार ट्रैक करते हैं। तो ये तीनों केस पे रेट रिप्लिका अप्लाई होगा, तीनों केस पे ही एग्जाम्पल देखिएगा इसका। ये आपका एक डेटाबेस है जहां पर हम सभी, सपोज स्टेट बैंक अकाउंट होल्डर हैं, स्टेट बैंक SBI, वी ऑल आर द SBI स्टेट, सपोज हमने सबने अकाउंट ओपन किया, तो ऑब्वियसली है ना कि मेरा अकाउंट भी स्टेट बैंक के डेटाबेस पे होगा, आपका भी अकाउंट होगा, जितने भी 1 लाख मिलियन या 1 मिलियन 2 मिलियन कस्टमर्स होंगे, सभी का इनका डेटाबेस इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे होगा। ये डेटाबेस है, डेटाबेस। अब क्या करते हैं कि क्लाइंट यहाँ पर एवरी टाइम, आप आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई है, पहले तो जाके बैंक में जाते थे और बैंक में अपनी पासबुक शो करते थे और वहाँ पर बताते थे मेरा बैलेंस कितना है, तो वहाँ से बैलेंस की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती थी। बट अब क्या हो गया, तो उसके बाद बैंक पासबुक के बाद दूसरा सिस्टम आया, एटीएम मशीन आई, और एटीएम मशीन पे एटीएम कार्ड इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्रेडेंशियल डाल के चेक करते हैं कि मेरा बैलेंस कितना है। बाद में उसको भी बैंकिंग ने क्या कर दिया कि अगर आप 3 टाइम्स या 4 टाइम्स से ज़्यादा यूज करेंगे तो वो चार्जेबल हो गया, तो वो भी अब नहीं करते, चार्जेबल सर्विस की वजह से बार बार नहीं चेक करते। तो न्यू कंपनीज कौन सी आ गई, फोन पे,
पेटीएम या गूगल पे, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं जो क्या करती हैं, आपको ना बैंक जाने की ज़रूरत है ना एटीएम मशीन जाने की ज़रूरत है। मैं आपके जितना भी बैलेंस है, अगर आपके अकाउंट में 500 रुपीज़ है तो आप डेली चेक करोगे तब भी 500 ही रहेगा। आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करते रहते हो बस, ठीक है। तो आप एवरीडे चेक कर रहे होते हैं उसको। हिस्टोरिकल डेटा भी आप चेक करते हैं, आप पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं, या तो आपने करंट रिकॉर्ड, डेली बैलेंस चेक कर रहे हैं। डेली बैलेंस चेक करते हैं, सपोज कि यहाँ पर से कितने क्लाइंट रहे होंगे जो डेली बैकअप चेक करते हैं। ना तो वो डिपॉजिट करते हैं ना विड्रॉल कर रहे हैं वो बंदे, बट वो क्या चेक कर रहे हैं, जस्ट चेक चेक किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे बंदे। तो उससे तो पैसा नहीं बढ़ना है ना, पैसा तो जिससे बढ़ना है उससे उसी तरीके से बढ़ेगा, है ना। तो चलिए, ऐसे करके बहुत सारे ये कस्टमर का ग्रुप है जो ये करते हैं। ये डेली बैकअप चेक करते हैं, ये बैलेंस चेक करते हैं इसमें। और बैलेंस चेक करेंगे तो इसको क्या है, रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड की जाएगी, ये रिक्वेस्ट ऐसे करके सपोज किया, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम 1 मिलियन यूजर एट अ टाइम send or check the चेक द बैलेंस, या पिन, या तो और IRCTC में PNR, या तो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी स्टेटस, प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस, ऐसे चेक करते हैं। अज्यूम 1 मिलियन मीन्स एक टाइम पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट किस पे आ रही हैं, डेटाबेस पे आ रही हैं, और डेटाबेस सर्विस वहां पर कैसे रिएक्ट करेगी, यहाँ पर 1 मिलियन रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। कौन से ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। रीड रीड ऑपरेशन मतलब इसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन वन टाइम पे परफॉर्म हो रहते हैं, तो इस केस में ये कैसे हैंडल करता है इस ऑल रीड ऑपरेशन। क्योंकि इसी बीच कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जेन्युइन तो इनफैक्ट ये भी हैं, बट ये सिर्फ बैलेंस चेक करते हैं कि हो सकता है चेक करते करते बैलेंस बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। और कुछ यहाँ पर जेन्युइन कस्टमर्स है, लाइक ये जेन्युइन कस्टमर्स, ऐसा, ये जेन्युइन कस्टमर है जो ये क्या करते हैं, बैंक इसमें या तो मनी डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे। डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन, या डिपॉजिट और विड्रॉल सेम इस पे करते हैं, इसको बोलते हैं राइट। राइट राइट ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस। तो राइट ऑपरेशन जब करते हैं तो यहाँ पर कौन सी कमांड इंट्रोड्यूस होती है, DML कमांड। DML कमांड में लाइका, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस टाइप में, या तो मर्ज, ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं DML में। राइट ऑपरेशन, राइट में पैसा डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होगा या अपडेट होगा आपका बैलेंस, और रीड में क्या होगा, सेलेक्ट होगा। ओनली आपको बैलेंस इंक्वायरी किया, रीड ऑपरेशन, सेलेक्ट क्यूरी चलती है। तो ये क्यूरी ज़्यादा चलती है और ये वाली क्यूरी कम चलती है, क्योंकि बैलेंस हर कोई चेक करना चाहता है, बट डिपॉजिट और विड्रॉल उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होते। तो ये सभी रिक्वेस्ट, सपोज 1 मिलियन रिक्वेस्ट तो ये आ रही हैं, 1 मिलियन इधर हो गई, 2 मिलियन रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल डेटाबेस पे जा रही होती थी, और डेटाबेस सर्विस यहाँ से रिक्वेस्ट बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रही होती है। पहले IRCTC में अगर PNR चेक करते थे तो वो बार बार फेलियर भी होते थे, और थोड़ी देर बाद मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होता था। बट अगर आज की डेट में आप IRCTC में PNR नंबर इनपुट कीजिए, तुरंत रिस्पॉन्स देता है कि आपकी टिकट वेटिंग है या तो क्लियर हो गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक सर्विस इंट्रोड्यूस हुई, जो इस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, और वो सर्विस का नाम है रीड रेप्लिका। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जितना ट्रैफिक था, ये रीड वाला ट्रैफिक था, ये जितना ट्रैफिक है ये रीड वाला, इन्होंने इसको दूसरी जगह रिडायरेक्ट कर दिया कि ये वाला ट्रैफिक जो है रीड वाला, जो सिर्फ चेक करने का काम कर रहे हैं, इसको इस डेटाबेस पे मत आने दो। जो ऑपरेशनल डेटाबेस है इस पे इसको मत आने दो, और इसको किधर पे कर दो, इसको दूसरे रिप्लिका सेंटर पे इसको स्टोर कर दो। लाइका इस डेटाबेस की रिप्लिका क्रिएट कर दो। और वो रिप्लिका कैसे होगी, इस वाले डेटाबेस पे जो ऑपरेशन होगा, रीड राइट दोनों ही ऑपरेशन होगा, बट इधर पे जो इसका रिप्लिका बनेगा, रिप्लिका मतलब कॉपी ऑफ द डेटाबेस। फील कीजिएगा कैसे इंडस्ट्री पे वर्क होता है। और एप्लीकेशन लेवल अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझना चाहिए। ये हो गया। तो ये मेरा कौन सा होगा, रीड रेप्लिका।
कुछ रिक्वेस्ट सपोज इधर आ गई, कुछ रिक्वेस्ट इधर पे आ गई, कुछ रिक्वेस्ट ऐसे रीड रिप्लिका एक से ज़्यादा बना दिया सपोज, ऐसे मल्टीपल रीड रिप्लिका बना दिया ऐसे। तो ये क्या करेंगे, रीड रिप्लिका है लाइका, इसको बोल दूं R1 रीड रिप्लिका और R2। ये भी डेटाबेस वही कंटेन करके रखते हैं, बट डेटाबेस कैसे कंटेन करके रखते हैं, ये सभी सिंक्रोनाइज है, इस वाले डेटाबेस से सिंक्रोनाइज है। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं आप, बट इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली। तो जितने भी मैसेज, जितने भी बैलेंस इंक्वायरी वाली रिक्वेस्ट थी वो कहाँ पर जा रही हैं, इस पे, मतलब जो मेन डेटाबेस है उस पर रिक्वेस्ट ना जाके इधर से रिडायरेक्ट हो रही है, रूट हो रही हैं। और जो राइट वाली ऑपरेशन है, जो फंड डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, अपडेट करना, वो किस पे आ रही है, इस डेटाबेस पे। तो इससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, जो डेटाबेस में अननेसेसरी ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा था, वो ट्रैफिक किधर पे रूट डाइवर्ट हो गया, दूसरी लोकेशन पे रूट डाइवर्ट हो गया। और इसका जो आर्किटेक्चर है कुछ इस टाइप में बनता है, ये देखो यहाँ पर आर्किटेक्चर इसका कुछ ऐसा बनता है। ये सपोज मेरा रीड रिप्लिका है, ये सपोज कॉपी है डेटाबेस की, और इसका आर्किटेक्चर कैसा बनता है इसको देखिए। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क टू मी, जब तक मैं इसको क्रिएट कर दूं। ये मेरा रीड रिप्लिका है। सपोज ये डेटाबेस की कॉपी बन रही है, सपोज डेटाबेस है, एवरीथिंग इज अ डेटाबेस, एंड यहाँ पर ये मेरा मेन डेटाबेस। सपोज इसको अज्यूम कर लिया मैंने कि ये मेरा मेन डेटाबेस है, ये मेरा मेन डेटाबेस है। तो मेन डेटाबेस पे किस टाइप की रिक्वेस्ट आएंगी, मेन डेटाबेस पे जो आपकी रिक्वेस्ट आएंगी वो राइट वाली रिक्वेस्ट आएंगी, राइट वाली। एंड यहाँ से रिक्वेस्ट आएंगे इधर से, ठीक है। ये मेरा वेब एप्लीकेशन सर्वर हो गया सपोज, और वेब एप्लीकेशन से इधर पे रिक्वेस्ट आ रही होंगी लाइक रिक्वेस्ट। अब रीड रिक्वेस्ट किधर पे आएगी, सपोज कि ये रीड वाली रिक्वेस्ट है इधर पे, ये वाली है राइट वाली है, तो इधर पे जाएगी। इसके बाद है रीड, तो इधर वो रिडायरेक्ट करके जाएगी, इनफैक्ट तो इधर पे जाएंगी वो, लेकिन इधर से क्या हो जाएगा, रूट रिडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट हो जाएगा मतलब ये रिक्वेस्ट इधर पे पूरी डाइवर्ट हो जाएंगी। ये अगर रीड रिक्वेस्ट आती है तो इधर पे डाइवर्ट हो जाएंगी, इधर पे। तो रीड रिप्लिका हमारे पास कितने बने हुए हैं, लगभग 3 to 4 यहाँ पर बने हुए हैं सपोज। तो रीड रिप्लिका वी कैन क्रिएट, आई थिंक वी कैन क्रिएट 5 रीड रिप्लिका, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वी कैन क्रिएट मैक्सिमम 5 रीड रिप्लिका। एंड ऑल रिप्लिका आर यूज फॉर द रीड ऑपरेशंस। किस ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ये रीड ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए मेरे पास ये रीड रिप्लिका लाइक R1 R2 R3, ये जो डेटाबेस है सिर्फ आपका बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के लिए बना दिए गए हैं कि आप बैलेंस चेक करते रहिए, कितने भी रीड ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कीजिए। लेकिन जो राइट ऑपरेशन है डीएमएल वाले, वो इधर पे मेन डेटाबेस पे परफॉर्म होंगे। ये मेरा मेन डीबी है, ये सपोज मेन डीबी, और ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सपोज आपने 5 मंथ या 1 ईयर का स्टेटमेंट चेक किया, तो उस केस में ये स्टेटमेंट डाउनलोड होगा हिस्टोरिकल डेटा, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसको। तो जितना भी इसको टाइम लगेगा, प्रोसेस में टाइम है, अगर इस डेटाबेस पे करने लगेगा तो ट्रांजेक्शन फेलियर होने लगेंगे। और ट्रांजेक्शन फेलियर, आज के कुछ टाइम पहले ट्रांजेक्शन काफ़ी फेलियर होते थे, आपने टिकट बुक किया और ट्रांजेक्शन फेल, टिकट भी गई, पैसे भी गए, और पैसे इनफैक्ट काफ़ी टाइम बाद आ भी जाते थे, बट दोनों ही चला जाता था। बट आज की डेट में इतना फेलियर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो रीड ऑपरेशन है वो इधर पे डाइवर्ट हो जाते हैं। रीड किसी को करना है, बैलेंस चेक करना है, इधर पे डाइवर्ट कर दो, डिपॉजिट करना है इधर पे कर दो, इंसर्ट करना है, न्यू टिकट बुक करना है इधर पे कर दो। तो इस वजह से ये रीड रिप्लिका काफ़ी यहाँ पर की रोल प्ले करती है। सो you can have up to 5 read replica copy of your database, and each read replica will have its own DNS endpoint, क्योंकि हमें इनको एक्सेस करने के लिए इनके एंड पॉइंट, DNS एंड पॉइंट अपने अपने होंगे, एंड पॉइंट जिसके थ्रू ये एक्सेस होगा। तो ये मेरा कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट था। एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।